नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग भी ज़मीन से संबंधित जानकारी रखना चाहते हैं तो कृपया आज ही मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम फैसलों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे और साथ ही जानकारी करेंगे या आसामी के द्वारा वसीयत कैसे होती है। और इससे भी और जानकारी इस वीडियो के अंदर आज हम विस्तार से जानेंगे, क्योंकि आज की ये वीडियो भूमि से संबंधित ही है। लेकिन हाँ, अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे आप ज़रूर लिख सकते हैं। और वीडियो के नीचे लिखने के बाद आपको अगर मुझसे कोई राब्ता या जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। अगर आप लोग मेरे उस नियम को फॉलो करेंगे तो आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम फैसले दिए हैं और वो क्या अहम फैसले दिए हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, 12 साल तक जिसकी ज़मीन पर कब्जा है, यानी कि अगर 12 साल तक किसी ने आपकी भूमि पर कब्जा कर रखा है तो वह संपत्ति का मालिक हो जाएगा। और अगर कब्जेदार को बेदखल नहीं किया जाता है, मान लीजिए कि आपकी कोई भूमि है और उस पर किसी व्यक्ति ने 12 साल तक कब्जा कर रखा है और 12 वर्ष के अंदर उस संपत्ति के ऊपर से जो आपकी संपत्ति है उससे, यानी कि उस कब्जेदार को बेदखल नहीं किया जाता है, तो वो उस कब्जेदार उस संपत्ति का मालिक हो जाएगा। यानी कि आपको 12 साल के अंदर अंदर उस कब्जेदार के खिलाफ मुकदमा न्यायालय में दर्ज कराना जरूर होता है। इसके ऊपर अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और साथ ही दूसरा जो फैसला आया है इस प्रकार से आया है कि नागरिकों के जीवन यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मान अधिकार की रक्षा के लिए हाईकोर्ट, सत्र अदालत और अंतरिम जो संरक्षण के तौर पर यानी CRPC की धारा 438 के तहत जो सीमित अग्रिम जमानत दे भी सकते हैं। यानी कि इस प्रकार का एक मामला ऐसा भी जो हाई कोर्ट के माध्यम से यानी कि चर्चा में आया है। और साथ ही अमान्य विवाह से पैदा हुई संतान, यानी कि इस पर खूब चर्चा हुई अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि अमान्य विवाह से जो पैदा हुई संतान को पैतृक संपत्ति से वांछित नहीं किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे फैसले भी दिए हैं कि अगर आपके शादी से कोई यानी कि अविवाह, मैं इस वीडियो के अंदर विस्तार से नहीं बोल सकता हूं, अगर इस प्रकार का अमान्य विवाह से पैदा हुई जो संतान है तो वो आपकी पैतृक संपत्ति के अंदर भी यानी हिस्सा ले सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि भूमिधर या आसामी के द्वारा वसीयत कैसे होती है। 1 और उसकी धारा यानी उपधारा 2, यानी कि उपसंबंधों के अधीन रहते हुए संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर किसी भी जोत में अपने हित का इच्छापत्र द्वारा वसीयत कर सकता है। इसके बारे में मैंने बताया है, अगर आपके पास संक्रमणीय भूमि है तो उस संक्रमणीय भूमि को यानी कि संक्रमणीय भूमिधर की जो जोत होती है अपने हित का, यानी कि मेरी कोई संक्रमण भूमि है और मैं उसे इच्छा पत्र के माध्यम से अगर किसी को वसीयत करना चाहता हूं तो कर सकता हूं। नंबर 2, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में संक्रमणीय अधिकारों वाले किसी भी भूमिधर के संबंध में यानी धारा 98 और 99 और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के उपबंध के वसीयत किए जाने उसी प्रकार से लागू होगी अनुसूचित जनजाति पर, जैसे कि उसके जीवन काल में अंतरण के लिए लागू होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर कोई OBC कैटेगरी का व्यक्ति है और सामान्य कैटेगरी का व्यक्ति है और उसके पास संक्रमणीय भूमि है, यानी कि वो उस भूमि का स्वयं मालिक है, तो अपनी इच्छा पत्र के अनुसार अपनी भूमि को किसी को भी वसीयत कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए धारा 98 और धारा 99 में क्या उपबंध है, मैंने आपको धारा बताई है, लेकिन मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि अनुसूचित जनजाति के मामले में धारा 91 और 98 जो 98 और 99 यानी राजस्व संहिता के अंदर इसके अंदर क्या उपबंध है। तो चलिए इसे भी मैं विस्तार से बताता हूँ। धारा 98 दरअसल क्या होती है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंदर इसके अंदर क्या नियम है अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की वसीयत के लिए। विस्तार से बता रहा हूँ कि धारा 98 अनुसूचित जाति के भूमिधरों के द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध है, यानी कि कलेक्टर की परमिशन के बिना गैर जाति के व्यक्ति को ना तो विक्रय कर सकता है और ना ही दान कर सकता है और ना ही उसे बंधक कर सकता है। और धारा 99 के अंदर भी इसी प्रकार की प्रक्रिया है कि अगर कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है तो वो अपनी ही कैटेगरी यानी कि अपनी ही जाति के व्यक्ति को दान भी कर सकता है और
बंधक भी कर सकता है और विक्रय भी कर सकता है। लेकिन धारा 99 के आधार पर किसी भिन्न जाति के व्यक्ति को अगर वह भूमि बेचता है, दान करता है या विक्रय करता है तो उसे कलेक्टर की परमिशन लेनी जरूरी होती है। और इसी प्रकार से धारा 98 और 99 के अंदर इसी प्रकार का उपबंध है। लेकिन सामान्य ओबीसी का व्यक्ति अगर उसकी संक्रमणीय भूमि है तो वो किसी को भी इच्छा पत्र के आधार पर वसीयत कर सकता है। यहाँ पर रोक यह है कि कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति किसी भिन्न जाति के व्यक्ति को यानी कि अपनी वसीयत नहीं कर सकता है, दान नहीं कर सकता है, विक्रय नहीं कर सकता है और बंधक नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अब आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास असंक्रमणीय भूमि है, मैंने पहले बताया कि संक्रमणीय भूमि का व्यक्ति ही अपनी इच्छा पत्र के आधार पर अपनी भूमि को वसीयत कर सकता है। और वहाँ पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के लिए धारा 98 और 99 में एक कैटेगरी रखी गई है। लेकिन अगर आपके पास असंक्रमणीय भूमि है या आप असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर है या फिर आसामी के भूमिधर हैं तो इच्छा पत्र वसीयत करने का आपको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ, इस बात को आप समझ लें। अब बात करते हैं कि भूमि तथा पट्टे के आवंटन का निरस्तीकरण कैसे होता है। बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं कि अकरम भाई, एक हमारा भूमि का पट्टा था, उस पट्टे को निरस्त हो गया है, इसके बारे में जानकारी दो। तो मैं आपको बताता हूँ, कल ही मुझे कॉल आई थी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 128 के अंदर प्रावधानों के अनुसार यदि जाँच कर कलेक्टर को यह समाधान हो जाता है कि आवंटन संहिता के खिलाफ है, यानी कि आवंटन नियम के खिलाफ है और प्रावधानों अथवा संहिता के द्वारा निश्चित की गई किसी अन्य यानी कि अधिनियमितता अथवा उसके बनाए गए नियमों के अंतर्विष्ट यानी प्रावधानों के अति उल्लंघन में किया गया है तो भूमि पट्टे के ऐसे आवंटन को निरस्त किया जा सकता है। जी हाँ, 100% अगर इस प्रकार का कोई ग्राम पंचायत के अंदर आवंटन होता है। अब यहाँ पर आपको बताता चलो कि आवंटन निरस्त करने की समय सीमा क्या है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 इस मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा यह यानी कि अधिनिर्धारित किया गया था कि किसी भी भूमि के आवंटन को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 128 के प्रावधानों के अनुसार पट्टे के आवंटन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर यानी आवंटन की प्रक्रिया की ऐसी अनियमितता की स्थिति में उसे निरस्त किया जा सकता है। 5 साल की समय सीमा होती है, उसके अंदर अगर आपके खिलाफ आपका कोई पट्टा है और उसके खिलाफ कोई शिकायत आ जाती है तो पट्टे को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर चैनल पर आप लोग नए आए हैं, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से जानकारी आपको पहुंचाता रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।